ये है मेडिटेरेनियन सी, जिसके 270 फीट नीचे समुद्र की गहराई में छुपी है HMS पर्सियस सबमरीन, जिसमें कुछ समय पहले तक टोटल 61 लोग सवार थे। लेकिन अब उनमें से 60 लोगों के बेजान शरीर समुद्र की इस जानलेवा अंधेरी गहराई में इस लोहे की सबमरीन में पड़े थे। केवल सिर्फ एक इंसान को छोड़कर जो अभी भी समुद्र की इस अंधेरी गहराई में पड़े सबमरीन के अंदर जिंदा खड़ा था। लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि सबमरीन ऑलमोस्ट पानी से भर चुकी थी। वो हर सांस के लिए तड़प रहा था और उसके ऊपर कई 100 फीट ऊंचा पानी था, जिसका दबाव ही किसी भी इंसान की जान ले सकता था। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या ऐसे में वो इंसान जॉन अपनी जान बचाकर समुद्र की इस गहराई से बाहर आ पाया होगा? अब यहाँ पर एक शॉकिंग बात बताऊं, ब्रिटिश के नेवल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस समय पर जॉन को इस सबमरीन में मौजूद ही नहीं होना चाहिए था, पर आखिर वो यहाँ पर पहुंचा कैसे? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दिसंबर 1941, सर्दियों की रात। मेडिटेरेनियन समुद्र की सतह शांत थी, मानो किसी बड़ी तबाही से पहले की खामोशी। ऊपर आसमान में जंग छिड़ी हुई थी, फाइटर जेट्स की गर्जना, तोपों की गूंज। लेकिन इस तबाही के नीचे समुद्र की काली गहराइयों में ब्रिटिश रॉयल नेवी के HMS पर्सियस सबमरीन चुपचाप अपने मिशन पर थी। युद्ध का ये सबसे खतरनाक मोर्चा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मेडिटेरेनियन समुद्र में तैनात सबमरीनों की उम्र बेहद ही छोटी होती थी। यहाँ हर 2 में से एक सबमरीन समुद्र में डूब जाती थी। दुश्मन की नौसेना, खतरनाक पानी की गहराइयां या सबसे घातक समुद्री बारूदी सुरंगें यानी नेवल माइंस, अगर एक बार इनमें से किसी से भी सबमरीन को नुकसान हुआ तो किसी के भी बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं बचती थी। अब HMS पर्सियस के अंदर 59 क्रू मेंबर्स अपने सफर पर थे और उनके साथ थे 2 अनऑफिशियल ट्रैवलर्स। उनमें से एक था जॉन कैप्स। अब सभी क्रू मेंबर्स ना खुश थे, क्योंकि सबमरीन में मौजूद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला था और यही सबमरीन समुद्र की गहराइयों में उनकी कब्र बनने वाली थी। रात के अंधेरे में HMS पर्सियस अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए समुद्र की सतह पर आई। ज्यादातर क्रू मेंबर्स सो रहे थे और डेक पर गहरी खामोशी थी। लेकिन नीचे इंजन रूम में जॉन कैप्स अपने टॉर्पीडो रूम के पास बैठे थे, हाथ में एक किताब और पास ही रखी थी रम की बोतल। ये सफर उसके लिए बस एक ट्रांजिट था, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये सफर उसे उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर लेकर जा रहा था, यानी उसके अंत की ओर। और फिर अचानक एक बड़ा धमाका होता है, एक जोरदार विस्फोट होता है, क्योंकि HMS पर्सियस ने दुश्मन की बारूदी समुद्री माइंस को छू लिया था। शॉकवेव पूरी समुद्र में फैल जाती है। कुछ ही सेकंड में सबमरीन के अगले हिस्से में पानी भरने लगता है। जॉन कैप्स अचानक अपने बिस्तर से उछल पड़े। उनके चारों तरफ हलचल थी, आवाजें, चीखे और लोगों के कराहने की। अभी वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही HMS पर्सियस पानी में सीधी खड़ी हो गई। उसका आगे का हिस्सा पूरी तरह से डूब चुका था और पीछे का हिस्सा ऊपर उठा हुआ था, मानो आखिरी बार हवा में सांस ले रहे हो। फिर कुछ ही सेकंड्स में पूरी सबमरीन समुद्र की गहराइयों में समाने लग जाती है। सबमरीन में मौजूद सभी 61 लोगों की जिंदगी एक पल में बदल चुकी थी। सबमरीन तेजी से नीचे गहराइयों में गिरती चली जा रही थी। 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर और फिर एक आखिरी भयानक झटका। HMS पर्सियस का आगे का हिस्सा समुद्र की तलहटी से टकरा जाता है। झटके की तीव्रता इतनी थी कि पूरा जहाज लड़खड़ा जाता है और अंदर मौजूद हर एक शख्स एक दीवार से दूसरी दीवार तक टकरा जाता है। जॉन कैप्स भी हवा में उछल जाता है और जमीन से टकरा जाता है। एक दर्दनाक सन्नाटा और फिर अचानक सभी तरफ अंधेरा, क्योंकि इस टक्कर से पूरी सबमरीन की पावर सप्लाई डिस्ट्रॉय हो गई थी। अंदर मौजूद हर शख्स अंधेरे में फंस गया था। पानी के बढ़ते स्तर के साथ साथ कुछ ही सेकंड में एक जानलेवा खामोशी छा गई थी। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, पानी की हलचल। HMS पर्सियस समुद्र की सतह से 270 फीट यानी कि ऑलमोस्ट 82 मीटर नीचे दबी पड़ी थी। इतनी गहराई में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता था और ये हुआ भी। सबमरीन में मौजूद ऑलमोस्ट 55 लोग टक्कर के बाद ही अपनी जान खो चुके थे और जो बचे थे वो ऑलमोस्ट अपने जीवन के अंत पर खड़े थे कि तभी कुछ अजीब होता है।
जॉन जो मजबूत स्टील के टॉर्पेडो ट्यूब में थे, उसे बस कुछ मामूली चोट ही आती है। बेहोशी के बाद जब वो एकदम से होश में आया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अभी अभी जिन लोगों से वो बात कर रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं थे। आसपास की हवा में तेज दबाव था और एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। वो समझ चुके थे कि वो जिंदा थे, लेकिन अभी भी मौत के जबड़े में थे। अब उसने धीरे धीरे अपने पैर हिलाए और अपने टॉर्पीडो बंक से बाहर निकला। वो अब मामले की गंभीरता को समझ चुका था, इसलिए उसने पहले अपने आसपास की सिचुएशन को समझने की कोशिश की। उसने सबसे पहले एक टॉर्च ढूंढना शुरू किया। किस्मत से उसे वो वहीं पर एक दराज में पड़ी मिल गई। अब टॉर्च जलाते ही जॉन और भी घबरा गया, क्योंकि उसके चारों तरफ सिर्फ उसके साथियों का बेजान शरीर था और सबमरीन का टूटा हुआ मलबा था। और इससे भी डरावनी थी इंजन रूम के दरवाजे से आती पानी के दबाव की आवाज, जो जॉन को बता रही थी कि उसके पास यहाँ से बचकर निकलने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि अगर ये दरवाजा टूटता है तो सबमरीन पूरी तरह पानी से भर जाती, यानी जॉन की जान जाना तय था। तो क्या अब जॉन 270 फीट गहराई में डूबी इस सबमरीन से जिंदा बाहर आ सकता था? तो समुद्र के नीचे 270 फीट गहराई में HMS पर्सियस एक धातु के ताबूत की तरह जमी हुई थी। अंदर जॉन केप्स की सांसें तेज थी। कुछ मिनट पहले तक वो अपने टॉर्पीडो बंक में आराम से लेटा था, किताब पढ़ रहा था और रम की चुस्की ले रहा था, लेकिन अब हर तरफ मौत थी। जॉन ने यहाँ पर घबराने के बजाय अपने दिमाग को शांत किया और एक ही सवाल पर ध्यान केंद्रित किया, क्या यहाँ से बचा जा सकता है? जिसके बाद उसने अपने चारों ओर देखा और उसके बाद उसे सबमरीन का एस्केप हैच दिखा। साथ ही साथ उसे इन सभी क्रू के लाइफलेस पड़े शरीरों में 3 लोगों की हलचल भी दिखी। जॉन उनके पास गया और उन तीनों को जगाने की कोशिश की। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम भी बाकी सब की तरह मारे जाएंगे, उन्होंने चेतावनी दी। लेकिन उन तीनों की हालात बहुत ही खराब थे। एक आदमी बुरी तरह से घायल हो गया था, दूसरा इतनी गहरी सदमे में था कि उसके हाथ पांव कांप रहे थे, और तीसरा बस एकटक जॉन को देखे जा रहा था, जैसे उसने उम्मीद ही छोड़ दी हो। पर फिर भी जॉन ने उन्हें यहाँ से बचने की कोशिश में साथ लिया और सबमरीन में इमरजेंसी एस्केप के लिए मौजूद DC इक्विपमेंट को उठाया। तो देखो, DC यानी कि डेविस सबमरीन एस्केप एपरेटस एक ऑक्सीजन रीब्रीथ इक्विपमेंट होता है जो इमरजेंसी में समुद्र के अंदर कुछ मिनट्स के लिए इंसानों को जिंदा रख सकता है। लेकिन एक समस्या यहाँ पर थी, DC को सिर्फ 100 फीट यानी कि 33 मीटर गहराई तक ही टेस्ट किया गया था, पर जॉन और उनके साथियों को 270 फीट यानी कि 82 मीटर्स नीचे से ऊपर जाना था। अगर उन्होंने जरा भी गलती की तो पानी का दबाव उनके फेफड़ों को चीर सकता था। फिर भी उनके बचने का ये एकमात्र ही तरीका था। जॉन को याद आया कि अगर एस्केप हैच को खोलना है तो पहले कमरे के अंदर और बाहर का दबाव बराबर करना पड़ेगा, यानी कमरे को पानी से भरना पड़ेगा। जॉन ने सबको DC पहनने को कहा। उन्होंने रम की आखिरी घूंट ली, शायद आखिरी बार, जिसके बाद उसने एस्केप हैच को खोल दिया, जिसके बाद तेजी से समुद्र का पानी टॉर्पीडो रूम के इस आखिरी बचे हिस्से में भरने लग गया। अब दोनों ओर के दबाव के बराबर होने पे जॉन ने सबसे पहले तीनों आदमियों को बाहर धकेला और फिर खुद भी एस्केप हैच से बाहर अंधेरे समुद्र में निकल गए। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि समुद्री सतह आखिर किस तरफ है। फिर भी चारों ने अंदाजे से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनके बाकी तीनों साथियों का शरीर उनके पास से गुजर गया। वो तीनों डूब चुके थे। जॉन अब अकेला था, पर आखिर कितनी देर? क्योंकि गहराई में पानी के दबाव के कारण जॉन की छाती में एक असहनीय दर्द हो रहा था। जैसे ही वो ऊपर जाने लगे, दर्द बढ़ता गया। उनका सर चकराने लगा, उनकी नाक से खून बहने लगा, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जॉन को हर समय ये डर सता रहा था कि कहीं पानी के दबाव के चलते उसका शरीर क्रश होकर फट ना जाए। अब कई मिनट्स तक पानी में ऐसे ही तैरने के बाद जॉन को एक झटका लगा, क्योंकि वो अचानक समुद्र की सतह पर आ गया था। उसने गहरी सांस ली, ऑक्सीजन वेस्ट को निकालकर उसे फ्लोटिंग डिवाइस की तरह यूज किया। उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है, पर तभी उसे ये एहसास होता है कि वो तो एक समुद्र के बीचों बीच है, बिना किसी मदद के या खाने के, यानी अगेन यहाँ उसके जीने के चांसेस ना के बराबर थे। पर फिर से एक और चमत्कार होता है।
घंटों तक समुद्र की लहरों में बिना किसी उम्मीद के जूझते हुए जॉन को अपनी जान जाने का ख्याल आ रहा था, पर फिर उसे समुद्र में दूर एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। जॉन को कोई भी अंदाजा नहीं था कि समुद्र में दिख रही ये रोशनी क्या है या कितनी दूर है, लेकिन फिर भी उसने एक उम्मीद में उस ओर तैरते रहने का फैसला किया। वो धीरे धीरे इस रोशनी के करीब जा रहा था। अब क्या ये सच में किनारा था या सिर्फ उसका भ्रम था? फिर अचानक जॉन ने महसूस किया कि उसका पैर किसी ठोस चीज से टकराया था। उसके अंदर नई ऊर्जा आ गई। उसने पूरी ताकत से अपने हाथ पैर चलाए और धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ा। अचानक उसका शरीर गर्म रेत पर गिर पड़ा। वो जमीन पर था, वो भी जिंदा। जॉन को लगा कि वो बच गया। शायद आपको भी यही लग रहा होगा, पर जॉन और आप दोनों ही गलत हैं, क्योंकि असली कहानी अब यहाँ से शुरू होने वाली थी, जहाँ जॉन अब हर पल अपनी जान बचाने की भीख मांगने वाला था। जॉन केप्स जिंदा था। वो सेफालोनिया द्वीप पर था, पर बदकिस्मती से ये आइलैंड दुश्मन के इलाके में आता है। अब अगर जर्मन या इटालियन सैनिकों को पता चलता कि वो एक ब्रिटिश ऑफिसर का बेटा है और ब्रिटिश नेवी का सैनिक है, तो उसकी जान जाना तय थी। लेकिन यहाँ इस द्वीप के लोगों ने उसके बारे में जर्मन्स को बताने के बजाय अपनी जान पर खेलकर जॉन को बचाने का फैसला किया, जिसके बाद जॉन का एक और डरावना मौत का सफर शुरू हुआ। करीब 18 महीनों तक वो हर रोज एक के बाद एक घर बदलता रहा और अपनी पहचान भी। लेकिन सवाल था कि आखिर कब तक? जॉन को मालूम था कि ये छिपने का खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। और फिर अचानक जॉन की किस्मत फिर से चमकती है। मई 1943 में ब्रिटिश नेवी को जॉन के जिंदा होने की खबर मिलती है, जिसके बाद एक गुप्त मिशन चलाया गया, जिसमें स्थानीय मछुआरों के साथ मिलकर उसे गुप्त रूप से टर्की पहुंचाया गया, जिसके बाद वो फाइनली इंग्लैंड पहुंचा। अब क्या लगता है, जॉन अब सेफ है? पर सेफ तो था, पर सच्चा नहीं। झटका लगा ना? क्योंकि जब जॉन ने इंग्लैंड पहुंचकर अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एचएमएस पर्सियस के डूबने के हादसा के बाद वो 270 फीट नीचे से बाहर आया और फिर खुले समुद्र में तैरकर एक आइलैंड तक पहुंचा, तभी नेवी ऑफिशियल्स ने उसके मुंह पर उस सबमरीन के डूबने वाले मिशन के दौरान उस पर सवार लोगों के डॉक्यूमेंट्स फेंक कर मारे, जिसमें जॉन का नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यानी नेवी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की माने तो जॉन की पूरी कहानी झूठी थी, और वो तो हादसे के दिन सबमरीन में मौजूद ही नहीं था। अब आपको क्या लगता है, क्या जॉन झूठा था? जवाब है नहीं, वो एकदम सच बोल रहा था। एंड उसकी ये अनबिलीवेबल से लगने वाली सर्वाइविंग स्टोरी भी बिल्कुल सच्ची थी। तो साल 1985 में जॉन की मृत्यु हो गई थी और उसके अंतिम क्षणों तक भी उसे एक झूठा कहानी बनाने वाला ही समझा गया। और उसकी जान जाने के 12 साल बाद साल 1997 में सच सबके सामने आया। दिसंबर 1997 में ग्रीक डाइवर्स ने एचएमएस पर्सियस का मलबा ढूंढ निकाला। ये वही सबमरीन थी जिसके 61 लोगों में से अकेले बचकर बाहर निकलने की कहानी जॉन ने रॉयल नेवी और अपने देशवासियों को बताई थी। जिसके बाद सबमरीन के अंदर एक डाइवर्स की टीम भेजी गई और अंदर जो उन्हें मिला उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। डेविस एस्केप एपरेटस अपनी जगह से गायब थे। एस्केप हैच खुला हुआ था, जो केवल इमरजेंसी में सबमरीन से बाहर निकलने के लिए अंदर से ही खोला जा सकता था। लेकिन इन सब से भी बड़ा सबूत था टॉर्पीडो रूम के पास पड़ी एक पुरानी रम की बोतल, वही जिसका जॉन ने अपनी कहानी में जिक्र किया था। ये सबूत अब रॉयल नेवी के सामने थे और अब ये साबित हो चुका था कि जॉन बिल्कुल सच बोल रहा था। फाइनली जॉन की मौत के 12 साल बाद दुनिया ने जाना कि वो एक धोखेबाज नहीं बल्कि एक सच्चा हीरो था। वैसे अगर आप जॉन की जगह पर होते तो आपको क्या लगता है, क्या आप वहां से बचकर निकल पाते? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है नॉर्थ सी के अंदर फंसे एक डाइवर के बारे में, जो बिल्कुल मौत को छू के टक से वापस आ जाता है। ये कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को जाकर जरूर देखना, यहाँ पर टैप करके। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।